दोस्तों नमस्कार। आज भले ही दिल्ली में दो गुजरातियों की सत्ता हो, लेकिन देश की राजनीति का केंद्र तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, लेकिन राजनीतिक जो गोलबंदी है और राजनीतिक नूरा कुश्ती है वो उत्तर प्रदेश में अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ तो अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी और खास करके योगी आदित्यनाथ की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए अपने पीडीएफ फॉर्मूले पर लगातार राजनीति कर रहे हैं। हालांकि इस बीच में उन्होंने ब्लेंडर भी किया जब उन्होंने ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध सम्मेलन किया और ठाकुर समाज का, राजपूत समाज का भी एक सम्मेलन किया और उसके बाद अखिलेश यादव पर ढेर सारे सवाल खड़े होने लगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग से एक नई रणनीति के साथ काम कर रही है और राहुल गांधी 2025 में अपने संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं और साथ ही साथ जीत की भूख भी वो पैदा करना चाहते हैं। और उन राज्यों में भी, खास करके जहां पर कांग्रेस पार्टी पिछले 2-3 दशक से सत्ता से बाहर है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी एक नई रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें हो सकता है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम समाज से हो और प्रदेश प्रभारी यहाँ की प्रियंका गांधी हो। लेकिन मैं चर्चा करूंगा आज बीएसपी और एएसपी की। एएसपी यानी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम, और चंद्रशेखर आजाद ने पिछले लोकसभा चुनाव में नगीना से एक बड़ी जीत हासिल की, एक बहुत सम्मानजनक जीत हासिल की। और इसके साथ ही उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर जिस तरह से दलितों, वंचितों, बहुजनों की आवाज को बुलंद किया, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को और संविधान को लेकर के जो उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर और बाहर प्रदर्शन किया, उसने चंद्रशेखर आजाद की एक नई भूमिका को रेखांकित किया है। इसके पहले चंद्रशेखर भीम आर्मी के चीफ होते थे और चंद्रशेखर ने मायावती के उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की कि जब मायावती खामोश थी और इधर बीजेपी के शासन में दलितों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच में समाजवादी पार्टी भी आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वो उम्मीदें पूरी नहीं की, लिहाजा समाज का वो तबका सामने निकल करके आता है जो अपनी लड़ाई को खुद लड़ने के लिए तैयार होता है, और उसमें से उभरते हैं चंद्रशेखर आजाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आने वाले चंद्रशेखर पहले शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, दलित बस्तियों में खास करके बच्चों के बीच में काम कर रहे थे, और वहीं से उन्होंने अपना एक संगठन खड़ा किया, भीम आर्मी, जो सीधे तौर पर सामंतवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक चुनौती बन करके सामने आता है। आगे की घटनाक्रम जो हुआ वो आपको सबको पता होगा कि कैसे उन पर मुकदमे लगते हैं, कैसे एक बड़ी घटना होती है जिसमें चंद्रशेखर आजाद को लेकर के रात दिन पूरा मीडिया में वो तमाम फुटेज चलाए जाते हैं, उनको अपमानित करने से लेकर के वो बदनाम तक करने की तमाम कोशिशें होती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रुकते नहीं हैं और आगे चल करके अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करते हैं और ये दावा करते हैं कि वो कांशीराम के सपनों और उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को वो पूरा करेंगे और उनकी कार्य योजना को इस देश में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर आजाद मायावती को लेकर के कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, हालांकि वो लगातार मायावती का सम्मान करते नजर आ रहे थे। एक आध बार जरूर उनकी जबान फिसली, लेकिन उसके बाद उन्होंने संभाला और मायावती के तमाम उस तरह के बयानों के बावजूद, जिसमें चंद्रशेखर पर कटाक्ष होता था या उनके प्रति हिकारत का भाव होता था, बावजूद इसके चंद्रशेखर ने कभी भी कटाक्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने समाज की एक बड़ी नेता के रूप में और एक ऐसी नेता जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, एक रोल मॉडल के रूप में मायावती को उन्होंने ससम्मान याद किया। लेकिन ये भी चंद्रशेखर कहते रहे कि मायावती वो स्पेस नौजवानों को भी दें जिसकी ज़रूरत है, लेकिन मायावती ने कभी भी उनको तवज्जो नहीं दी। इसके कई और आपको प्रमाण मिले होंगे जब उन्होंने बीएसपी के पार्टी में दफ्तर में भी फ़ोन किए, हालांकि उसको लेकर के भी ढेर सारे संदेह लोगों ने व्यक्त किया कि उन्होंने फ़ोन किया था कि नहीं किया था। लेकिन ये तो तय है कि मायावती और चंद्रशेखर में कहीं कोई अब संवाद संभव नहीं है। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी
अपनी गति पकड़ी है, अपना रास्ता ले लिया है और अब वो अपने पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए सीधे तौर पर मैदान में आ चुके हैं। जहां चंद्रशेखर आजाद इसके पहले चुनाव जीतने के पहले उन घटनाओं को लेकर के बहुत मुखर हुआ करते थे, या जहां पर भी दलित एट्रोसिटीज की घटनाएं होती थी वहां पहुंचते थे और पूरी तरीके से वहां पर प्रशासन के साथ मुठभेड़ करते थे। लेकिन जब से वो सांसद बने हैं तब से उन्होंने अपने रोल को थोड़ा चेंज किया है और अब उनको लगता है कि जहां पर एक दलित राजनीति का स्पेस है, इस पॉलिटिकल स्पेस को भरने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी बना करके एक नए मुकाम पर काम करना शुरू किया जाए। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी बनाई और संगठन को लेकर के उन्होंने काम करना शुरू किया। खास बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ एक नौजवान जो तबका है, खास करके वो जो गांव में प्रताड़ित है, जो लड़ना चाहता है, जिसके भीतर मादा है, संघर्ष करना चाहता है, जुझारू है, डरता नहीं है, वो चंद्रशेखर आजाद की उस लड़ाका छवि में अपने नायक के तौर पर उसे देखने लगता है। एक ऐसी मर्दवादी छवि आप मूंछों में देखते होंगे चंद्रशेखर को, एक बाहुबल वाले नेता की छवि जो लड़ सकता है अपने अधिकारों के लिए, किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकारों को लेकर के जो लड़ सकता है, अपने समाज के लिए खड़ा हो सकता है। एक ऐसे लीडर की छवि चंद्रशेखर आजाद ने गढ़ी और उसका एक तरह से जो नौजवान हैं उन्होंने अनुसरण किया और वो बड़े फॉलोवर हो गए आज की अगर हम भाषा में कहें तो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अब संगठन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। परसों उन्होंने लखनऊ में अपने पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन किया। प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों किया इसको लेकर के भी आप एक मिनट में बात समझ सकते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जो प्रबुद्ध सम्मेलन किया था वो केवल ब्राह्मणों का था और इससे जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि केवल ब्राह्मण ही प्रबुद्ध हो सकता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में ही ये मैसेज दिया कि बहुजन समाज से भी, दलितों से भी, बहुजनों पिछड़ों से भी, मुस्लिम समाज से भी प्रबुद्ध लोग हैं और उनको लेकर के उन्होंने एक सम्मेलन किया जिसमें नौजवानों की एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। और वहां पर चंद्रशेखर ने जिस तरह से लोगों को संबोधित किया, उन्होंने वो सत्ता की भूख पैदा की, बाबा साहब को याद किया और ये कहा कि हमें संगठित होकर के लड़ना है, संगठन बनाना है, काम करना है और सत्ता हासिल करनी है। लेकिन सत्ता उस तरह से नहीं कि किसी भी पार्टी में जाकर के सत्ता हासिल करनी हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमारा जो समाज है वो किस तरह से अभी पिछड़ा हुआ है, वो उतना समझ के साथ काम नहीं करता। वो 8 घंटे मजदूरी तो करता है लेकिन 2 घंटे एक साथ नहीं रह सकता। ये संगठन की कमी है। और इसी के साथ साथ बीजेपी पर भी उन्होंने हमला किया। खास करके जो रामायण और महाभारत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं स्कूलों में, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ पर हमला किया चंद्रशेखर आजाद ने। और ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन जो हुआ पिछले दिनों वो सबके सामने है। तो ये चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीति को और उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा जिसने प्रतिक्रिया व्यक्त की वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती है। और मायावती ने जो ट्वीट किया उस भाषा से ही आपको लग सकता है कि वो किस तरह से चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता से अपने आप को असहज पा रही है, या उन्हें लग रहा है कि उनका जो बेस वोट है उसी में कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहे हैं चंद्रशेखर भी उसी जाटव समाज से आते हैं जिससे मायावती हैं। और मायावती ने अभी भी अपने समाज को इंटैक्ट रखा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो जरूर शिफ्ट कर रहा है दूसरी जगह। चंद्रशेखर एक आकर्षक व्यक्तित्व है, एक लड़ाका व्यक्तित्व है, इसलिए ये नौजवान वहां जाने के लिए बेकरार दिखता है। लेकिन अभी जो 40 साल की से ज्यादा की उम्र का व्यक्ति है वो अभी मायावती के साथ है, वो जीना मरना उसका हाथी के साथ ही है। तो मायावती ने जो हमला किया, मायावती ने कहा कि ये सपा, कांग्रेस और भाजपा के सहयोग से तमाम इस तरह के छोटे छोटे दल खड़े हो रहे हैं जो बरसाती मेढक की तरह हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इस पर पलटवार किया कि वो अपने समाज को, बहुजन समाज को बरसाती मेढक समझती हैं। और यहां तक कि चंद्रशेखर ने पहली बार आकाश आनंद पर हमला किया। आकाश आनंद के बारे में उन्होंने कहा कि लोगों ने उनको नकार दिया है, इसलिए कभी उनको पार्टी में लाया जा रहा है, कभी बाहर किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को महसूस कर लिया है कि उनकी असली लड़ाई
आकाश आनंद के साथ है, मायावती के साथ नहीं है। मायावती को वो उस तरह से चैलेंज कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन आकाश आनंद नौजवान है और वो उनके नौजवानों को लेकर के जो आकर्षण है उसको वो कम कर सकते हैं। और आकाश आनंद भी उसी तरह से एग्रेसिव, उसी तरह से अम्बेडकराइट दिखाई पड़ते हैं और लंदन से पढ़ करके आए हैं तो एक ऐसी छवि भी है, अंग्रेजी बोलते हैं और एक समझदारी से बात करते हैं। तो वो आकाश आनंद जो नरेंद्र मोदी पर ज्यादा तीखे हमले करते हैं, तो चंद्रशेखर को ये कहीं ना कहीं डर भी है कि आकाश आनंद अगर सामने आते हैं तो शायद उनकी ताकत कम होगी। इसलिए कल उन्होंने आकाश आनंद पर भी तंज कसा कि उन्हें जनता ने, उन्हें बहुजन समाज ने नकार दिया है, इसलिए उनको कभी अंदर और कभी बाहर पार्टी में लाया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा कि उनसे हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं है, वो मायावती जी का अपना फैसला है। लेकिन ये तो जरूर है कि अब उत्तर प्रदेश एक बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बनने जा रहा है और जिस तरह से दलित समाज अभी अपने आप को अलग थलग पा रहा है, उसे ये लगता है कि उसकी पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, राजनीतिक कोई उसके लिए मसीहा नहीं है। उस वैक्यूम को भरने के लिए चंद्रशेखर भी दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खास करके राहुल गांधी भी दावेदारी कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी पीडीए के जरिए दावेदारी कर रहे हैं और आकाश आनंद भी पीएसपी में एक नए नौजवान पीढ़ी को लाने के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो ये राजनीति कहाँ जाएगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 27 में ये जो टूटन है बहुजन समाज की, ये कहीं बीजेपी को कोई नया अवसर न दे दे, क्योंकि मुस्लिम समाज को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। तो ये राजनीति कहीं बीजेपी को मजबूत ना कर जाए, इस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन हर व्यक्ति जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है वो निश्चित रूप से एसर्ट करेगा, जमीन पर जाएगा और वही काम चंद्रशेखर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मायावती की जो तलखियां हैं, जो उनका गुस्सा है और जिस तरह से वो हिकारत के साथ शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, वो ये जरूर बताता है कि जो 11% उत्तर प्रदेश का दलित मतदाता है उस पर उनका एकाधिकार बना रहे और इसीलिए वो चंद्रशेखर को एक तरह से लोगों की नजरों में संदेह पैदा कर रही हैं कि चंद्रशेखर कहीं और से गवर्न हो रहे हैं, कहीं और से खेल रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर बहुत सधे हुए अंदाज में अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 27 में वो किसी गठबंधन में शामिल होते हैं या वो अलग से चुनाव लड़ते हैं। अभी वक्त है, अभी दूर है चुनाव, लेकिन इसमें कोई दुराय नहीं कि उत्तर प्रदेश राजनीति का बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है, खास करके बहुजन राजनीति का। और दलित वोटों पर दावेदारी किसकी होगी इसको लेकर के भी बड़ी खेमेबंदी हो रही है। शुक्रिया।